आज अपन पढ़ेंगे परिचर्या का मूलभूत सिद्धांत। कल अपन ने रोगी मुक्ति पत्रक यानी डिस्चार्ज स्लिप के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था कि इसमें क्या क्या चीज है। रोगी का नाम, पिता पति का नाम, उम्र, लिंग, पता, स्थायी पता। ये जो इंडोर वाले हैं ना, जो भर्ती करते हैं, उसके लिए ये एक स्लिप अलग होती है, पर्ची, उसके आधार पे। आज आपने पढ़ेंगे रोगी की आवश्यकता अनुसार परिचर्या। रोगी की आवश्यकता अनुसार परिचर्या। उपस्थाता, परिचारक, नर्स कंपाउंडर, ये एक ही नाम है। हाँ, रोगी की आवश्यकता अनुसार परिचर्या में क्या है? प्रातः काल लौटने के पश्चात स्वस्थ एवं आतुर रोगी के लिए। आतुर कौन होता है? रोगी। हाँ, आतुर मतलब रोगी, आने वाला नहीं। आतुर मतलब रोगी। हाँ, रोगी मतलब एक तो स्वस्थ है, एक आतुर। दोनों के लिए शौच आदि कर्म आवश्यक है। यदि रोगी इन कर्मों को स्वयं करने में सक्षम है तो चिकित्सक के दिशा निर्देश में इसके संपादित करवाना चाहिए। यदि रोगी असक्षम है तो उसे इन कर्मों के संपादित कराने के लिए परिचारक की विशेष जिम्मेदारी होती है। ठीक है, परिचारक जो है वो मूल है उसमें। उस समय परिचारक को रोगी की शैया पर ही इन कर्मों को ठीक प्रकार के संपादन कराना आवश्यक होता है। प्रातःकालीन परिचर्या में निम्नलिखित क्रियाओं को किया जाता है। सबसे पहले आता है शौच क्रम। शैया दिन रोगियों को मल मूत्र विसर्जन कराते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। वार्ड की खिड़कियों को बंद कर पर्दा लगा देना चाहिए। शैया के चारों ओर कार्टन लगाकर एकांत प्रदान करना चाहिए। कर्टन के बारे में आपको बताया था, हॉस्पिटल के अंदर देखा हो आपने, ग्रेन मतलब पर्दे होते हैं, उसके एक स्टैंड होता है, ठीक है, उसको कर्टन बोलते हैं। रोगी का अधोवस्त्र हटाकर चादर उठा देना चाहिए। रोगी के मलमूत्र विसर्जन करने के लिए शारीरिक स्थिति को ठीक प्रकार से करना चाहिए। पृष्ठ भाग को ऊंचा उठाने के लिए नीचे मोटा बिस्तर या तकिया लगा देना चाहिए। मलमूत्र पात्र इनेमल प्लास्टिक के बने होते हैं। इनके किनारे कठोर होते हैं, अतः कठोरता को कम करने के लिए उसके ऊपर रुई या पट्टी लगा देनी चाहिए। जैसे टाइट कोई लगे कि मैं बैठा हूं तो मेरे को परेशानी हो रही है, तो उसके नीचे रुई है या पट्टी गौज वगैरह है, ये रख देना चाहिए उसमें। आजकल कमोड वगैरह होते हैं ना, तो बैठते हैं तो उसमें कमोड है वो यहाँ लगते हैं अपने, तो उसके ऊपर इस तरह का कोई, जैसे रोगी होता है वो तो ऐसे नहीं होता है वैसे उसके, तो वहाँ रुई है या कोई पट्टी वगैरह रख के उसको बैठाना चाहिए। यदि रोगी इन पात्रों को गुद भाग के नीचे रखने में सक्षम है तो इसे स्वच्छ करके दे देना चाहिए, तथा यदि असक्षम है तो परिचारक को अपने बाएं हाथ से रोगी के पृष्ठभाग को ऊपर कर गुदा भाग के नीचे दाहिने हाथ से मल पात्र को धीरे से खिसकाना चाहिए।
तथा यह देखना चाहिए कि इस रोगी मलोत्सर्ग पात्र में ही कर रहा है, यदि नहीं तो वह सैया पर गिरकर उसे गंदा कर देगा। ठीक है। मलमूत्र पात्र रोगी सुविधा अनुसार वह विसंक्रमित होना चाहिए, एंटीसेप्टिक होना चाहिए। ठीक है, नहीं विसंक्रमित, हाँ निर्जीवाणुकरण बोलते हैं इसको। पुरुष स्त्री के लिए ये पात्र अलग अलग आकार के होते हैं। यदि चिकित्सक द्वारा रोग इतिवृत्त पत्रक में मलमूत्र परीक्षा हेतु लिखा गया है तो उचित मात्रा में उचित पात्र में इन्हें रखकर प्रयोगशाला में भिजवाने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आजकल स्टूल वगैरह हो रहा है, ये चेक करते हैं ना लेबोरेटरी में, तो उसका वो ले लेना चाहिए। रोगी के मलमूत्र विसर्जन के बाद स्वयं के हाथ में गुद प्रक्षालन करना चाहिए। तत्पश्चात साबुन व कन्वर्सन जल से धुलवाना चाहिए। यदि रोगी असमर्थ है तो टॉयलेट पेपर या रुई द्वारा गुद प्रदेश को पोंछकर शुष्क रुई से साफ कर देना चाहिए तथा साबुन आदि विसंक्रमित द्रव्यों के स्वयं के हाथ का प्रक्षालन करना चाहिए। मल मूत्रों को शौचालय में फेंकवा कर पात्रों को सोडा व जल से धुलने के बाद विसंक्रमित द्रव्यों में डुबोकर सूखने के लिए बाहर रख देना चाहिए। ये फिनाइल वगैरह होती है ना अपने हॉस्पिटल के अंदर है, तो जो मल पात्र होते हैं, थूक पात्र होते हैं, तो उनको विषकर यानी धो करके विषक्रमित, तो उनको निर्जवाणुकरण करना चाहिए। रोगी को इन सब क्रियाओं के संपादन कराने के पश्चात अधो वस्त्रों को धारण कराना चाहिए तथा उसे आराम की स्थिति में सैया पर पुनः लिटा देना चाहिए। अपने शरीर की स्वच्छता व विशेष ध्यान देते हुए कमरे के फर्श पर फिनाइल से पोछा लगवा देना चाहिए। ठीक है। रोगी के मुख आदि शारीरिक अंगों की स्वच्छता एवं दैनिक कार्य में सहयोग करना। मनुष्य का मुख, त्वचा आदि शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको प्रतिदिन स्वच्छ करना आवश्यक होता है। नमी, उष्णता, भोज्य पदार्थों का दंत वेस्ट में फंसा रहना आदि कारणों से मुख में संक्रमण होने की संभावना रहती है। यदि उचित प्रकार से मुख गुया ओरल कैविटी के सफाई न की जाए तो व्याधि के शीघ्र उत्पन्न होने की संभावना रहती है। मुख शुद्धि के लिए निम्नलिखित कर्म करना चाहिए। दंत दंतवन करना, दांतुन करना मतलब दंतवन करना मतलब दांतन करना। प्राय साय दंतवन करना चाहिए। इस दंतवन का अग्रभाग कुचला कृष्ण होना चाहिए, जो इस रस में कटु तिक्त कषाय रस के वृक्ष को उसकी शाखाओं से दंतवेष्ट गम्स को आघात न लगे। गम्स किसे कहते हैं? मसोड़ा, ये अपने मसोड़े है ना, इसको गम्स कहते हैं। दंत वेस्ट भी बोलते हैं इनको हिंदी में। आसानी से पूर्वक दंतवन करना चाहिए। इसमें नीम, अर्जुन, करंज, कनेर, चमन, बबूल, आम आदि, इमली, खदिर, वट, बिल्व, मालती आदि का दंतवन श्रेष्ठ माना जाता है। दंतवन का मतलब दांतुन। इसकी लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। ठीक है। दंतवन करने से निम्नलिखित लाभ क्या है? मुख के दुर्गंधी व विरसता का नाश होता है। जिह्वा, दंत, मुख के मलों का नाश होता है। भोजन में रुचि आती है। दंत स्वस्थ हो जाते हैं। अब लिखा है जीव और निर्लेखन से लाभ। अब जीभ साफ करना नहीं। अब दिन भर में क्या है कि चाय वगैरह पी लेते हैं या कुछ खाते पीते हैं और है तो उसके ऊपर मल जम जाता है जीभ पे, तो उस जीभ को हमेशा साफ करना चाहिए दोनों टाइम, सुबह और शाम। खाना खाने के बाद में जीभ भी करो और सुबह उठने कुल्ला करने के बाद में साफ करो। जीवा के मूल भाग में रहने वाला मल श्वास प्रश्वास की क्रिया में बाधा पहुंचाता है तथा मुख में दुर्गंध उत्पन्न करता है, इसलिए उसे जीवा निर्लेखन से निकालना चाहिए। दंत निर्लेखन, ठीक है, टंग स्क्रैपर बोलते हैं इसको। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, स्टील, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, बाजारों में मिलते हैं आजकल खूब। इसकी लंबाई 10 अंगुल तथा आकार में टेढ़े, थोड़ा कर्व होना चाहिए, कवर्ड। ठीक है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका अग्रभाग तेज, ब्लंट एज नहीं होना चाहिए, तीखापन नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात मुख में स्नेह द्रव्य को धारण करना चाहिए। यह 2 प्रकार को धारण किया जाता है, गंडूस और कवल। गंडूस और कवल में भेद है, ये ध्यान रखना। असंचारित तो या यात्रा सा गंडूस से समृद्ध, अर्थात औषध द्रव्यों के मुख में इतना भरा जाए जिसमें मुख को न चलाया जा सके, इसको क्या कहेंगे? गंडूस। गंडूस से उसको कहते हैं मुंह में ज्यादा पानी भर लिया आपा तो आप कुल्लो कौन कर सका, उसको गंडूस कहा जाता है।
तथा संचारी तू या मात्रा सा कवल स्मृत है, अर्थात उस द्रव्य को मुख में भरने पर जिसमें मुख चलाया जा सके। थोड़ो भर गया मुंह ने पानी ने या क्वाथ काटो है जो भी है उसने आप घुमास का मुंह में, उसको बोलते हैं कवल। ये अंडरलाइन कर लिया करो, ये शब्द समझ में नहीं आया ना, बाद में ये अंडरलाइन कर लिया करो। तत्पश्चात स्नेह गंडूस दान करना चाहिए। स्नेह गंडूस से निम्नलिखित लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं इसमें? इससे हनु और स्वर को बल मिलता है, मुख्य मांसपेशियों का तर्पण होता है, जीवा शुद्ध हो जाती है, भोजन में रसों का ज्ञान होता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, मुख व कंठ में शुष्कता का शमन होता है, ओष्ठ स्पुष्टन ओठ का फटना नहीं होता, दंत मूल दृढ़ होते हैं जिससे दांतों का नाश नहीं होता, दंत शूल नहीं होता, खट्टी वस्तुओं के खाने से दंत हर्ष नहीं होता। ठीक है। रोगी को प्रतिदिन मुख शुद्धि हेतु दंतवन या मंजन कराना चाहिए। मंजन कराने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान करना चाहिए। उससे पहले भाई दंत धावन या दंत मंजन करेंगे उससे पहले क्या सावधानी है कि रोगी की मुख गुहा ओरल कैविटी की पूर्णतः परीक्षा करनी चाहिए। यह ज्ञात करना चाहिए कि कौन सा दंतवन या मंजन इस रोगी के लिए हितकर है। चिकित्सक के निर्देशानुसार रोगी को उचित अवस्था में रखकर मंजन कराना चाहिए। रोगी इतिवृत्त पत्रक में लिखे गए औषध द्रव्यों से ही गंडूस कवल का धारण करना चाहिए। भाई चिकित्सक जो है वो उसमें लिखेगा कि भाई इसका कांटे का कवल करो, गंडूस करो, ठीक है, उसके हिसाब से कराना चाहिए। दंतवन कराने की तैयारियां। दंतवन कराने का निश्चय करने के पश्चात रोगी के लिए निम्नलिखित व्यवस्था करनी चाहिए। रोगी को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए जिससे दंत धावन के गुण दोष को बताकर उससे सहयोग और विश्वास प्राप्त करना चाहिए। रोगी को एकांत प्रदान करने के लिए खिड़की को बंद कर पर्दा गिरा देना चाहिए तथा सैया के चारों तरफ कर्टन लगा देना चाहिए। दंत धावन सामग्री में तौलिया, जलपात्र, गाज, पीस, टूथब्रश, दंत मंजन, पेस्ट, दंतवन ब्रश, जिह्वा निर्लेखनी, स्नेहिक द्रव्य होस्ट पर लगाने हेतु क्रीम आदि व्यवस्था करनी चाहिए। रोगी को आराम की स्थिति में बैठाना चाहिए। इस हेतु सैया पर फाउलर्स स्थिति में बैठाकर रोगी को सहारा देने के लिए मृदु वस्त्र या तकिए का प्रयोग करना चाहिए तथा रोगी के सैया पर ओवर बेड टेबल रख देना चाहिए। दंत धावन से संबंधित सभी सामानों को एक ट्रे में सुसज्जित करके रखना चाहिए। रात्रि में मुख से शराब, गंदगी व जल उसके वस्त्र पर नहीं गिरे, इस हेतु मुख के नीचे वक्ष प्रदेश तक तौलिया लगा देना चाहिए। रोगी के होस्ट के पास किडनी ट्रे लगा देना चाहिए जिससे मुख के शराब व प्रक्षालित जल किडनी ट्रे में गिरे नहीं गिरे। अब है दंत धावन की विधि। रोगी को दंत धावन कराने के पूर्व परिचारक को अपना हाथ विसंक्रमित द्रव्यों से अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। विसंक्रमित किसको कहते हैं? स्टरलाइज, मैंने अपने हाथों को स्टरलाइज करने के बाद में अच्छे प्रकार से साफ कर लेना चाहिए स्टरलाइज से। गुनगुने जल में नमक, शुभ्र आदि डालकर रोगी को कवल कराना चाहिए। अब कवल का मतलब कुरला, अब कुरलो कह रहा नहीं, इसको कवल कहते हैं। जो थोड़ा बहुत मुंह में पानी लिया और उसको चलाएंगे मुंह के अंदर जो चलेगा, सीधी सी बात है। गंडूस अलग चीज है, गंडूस के अंदर मुंह में पूरा भर लेते हैं तो वो चलता नहीं है। और कवल जो है ना, कवल कुरले को ही कहते हैं सामान्य भाषा में। गुनगुने जल में नमक, शुभ्र आदि डालकर रोगी को कवल कराना चाहिए जिससे मुख गुहा, माउथ कैविटी की आंतरिक श्लेष्मी कला, इनर म्यूकस मेम्ब्रेन मुलायम हो जाए। अपने मुख के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, चमड़ी होती है ना पतली पतली, वो म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। यदि रोगी दंत धावन मंजन करने की अच्छा में हो तो दंत का शिरा अच्छी तरह से कुच कर क्रश कर, मतलब उसको क्या है कि बुश की तरह बना लेना चाहिए। टूथ ब्रश पर पेस्ट लगाकर उस आराम से करने के लिए दे देना चाहिए। यदि असक्षम है तो परिचारक को चाहिए कि गाज पीस को द्रव में डुबोकर चिमटे की सहायता से उसके मुख को अच्छी प्रकार खोलकर साफ करें। तत्पश्चात टूथपेस्ट
लगे ब्रश को जल में डुबोकर धीरे धीरे कर दंत के अंदर बाहर सतहों को साफ करना चाहिए। रोगी के मुख गुहा को कवोषण जल से प्रक्षालन करना चाहिए। कवोषण किसको कहते हैं? गुनगुना पानी। ठीक है। तथा किडनी ट्रे को होस्ट के पास लगाना चाहिए, जिससे मुख गुहा से निकला हुआ मल उसमें ही गिरे। रोगी को जीवा बाहर निकालने के लिए कहना चाहिए। यदि वह अचेतन अवस्था में है तो परिचारक को उसके मुख गुहा को खोलकर जीवा निलेखन की सहायता से, अपना हुआ नहीं जीभी, जानते हैं ना अपना, जो जीभ साफ करते हैं, तो जीवा निलेखन की सहायता से उस पर लगे मल को साफ करना चाहिए, या अपनी अंगुली या चिमटी पर गाज पीस को रखकर जीवा को साफ करना चाहिए। मंजन तथा जीवा निरीक्षण के पश्चात औषध मिश्रित कवोषण कर जल से पुनः कवलित कराना चाहिए तथा तौलिया आदि स्वच्छ कपड़े से मुख को अच्छी प्रकार साफ करना चाहिए। इरिमेदादी तेल, ये एक तेल आता है इरिमेदादी, तेल को रुई की सहायता से दंत बेस्ट पर लगाना चाहिए तथा चिकित्सक द्वारा निर्देशित औषध स्नेह से कवल या गंडूत धारण कराना चाहिए। रोगी के होस्ट आदि भाग के रक्षा शमन के लिए तेल, ग्लिसरीन आदि प्रशामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी वृद्ध रोगियों में कृत्रिम दंत लगे होते हैं, मतलब आप आर्टिफिशियल दांत लगवाओ नहीं, उसके लगे होते हैं, जिससे साफ न करने पर उस पर दंतमल और कैल्कुलम जमा हो जाते हैं। भोजन के पश्चात इन दांतों को बाहर निकालकर पेस्ट व मुलायम ब्रश से साफ करना चाहिए तथा जल के तीव्र प्रवाह में धोना चाहिए, जिससे दांतों के बीच में फंसे हुए मल निकल जाए। इसके पश्चात रोगी के मुख गुहा में इन्हें लगाने के लिए दे देना चाहिए। दंत धावन जीवा निर्लेखन के पश्चात रोगी को आराम पूर्वक स्थिति में लिटा देना चाहिए तथा अपने हाथ को साबुन तथा विसंक्रमित द्रव्यों से धोकर साफ करना चाहिए। किडनी ट्रे में एकत्रित किए गए अशुद्ध द्रव्य को शौचालय में फेंकवाकर सोडा जल से ट्रे को साफ करें। विसंक्रमित द्रव्य में डुबोकर सूखने के लिए बाहर रखवा दे देना चाहिए। रोगी इतिवृत्त पत्रक में दंत धावन क्रिया व मुख गुहा की स्थिति नोट कर देना चाहिए। ठीक है। अब त्वचा की स्वच्छता है, बस यही है, आगे यही चलता रहेगा इसमें। त्वचा की स्वच्छता, रोगी की स्वच्छता के अंतर्गत त्वचा की स्वच्छता आवश्यक है। सैया पर रोगी के लिए उसकी शारीरिक सफाई, उसकी सैया भी पर भी करनी चाहिए, जिससे शरीर के जीवाणु धूल निकलकर शरीर स्वच्छ हो जाए तथा त्वचा द्वारा होने वाले उत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाए एवं शारीरिक व मानसिक थकान का शमन हो जाए व रोगी को ठीक प्रकार से नींद आवे। स्नान कराने से शरीर का रक्त परिवहन शुद्धित हो जाता है। स्नान करने से रक्त परिवहन नहीं, अपना ब्लड सर्कुलेशन वो तेज हो जाता है तथा शारीरिक तापक्रम नियंत्रित रहता है। यदि रोगी स्वयं स्नान कर लेता है तो चिकित्सक के निर्देशानुसार उष्ण या शीत औषधि युक्त द्रव्यों से स्नान कराना चाहिए। यदि गंभीर अवस्था में शैया पर पड़ा है तो परिचारक द्वारा स्नान कराना चाहिए। रोगी के स्नान के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाता है। स्नान कराने के पूर्व रोगी को स्नान कराने का समय, विधि व आवश्यकता का ज्ञान कराना उचित रहता है। वार्ड की खिड़कियों को बंद कर पर्दा गिरा देना चाहिए तथा शैया के चारों तरफ कर्टन लगाकर एकांत प्रदान करना चाहिए। स्नान कराने में आने वाली सामग्री साबुन, पानी, ब्रश आदि को रोगी की शैया के समीप रखना चाहिए। स्नान करने से पूर्व परिचारक को अपने हाथों को विसंक्रमित द्रव्यों से अच्छी प्रकार सैनिटाइजर, हाँ सैनिटाइजर, हाथों को विसंक्रमित सैनिटाइजर नहीं बोला है, द्रवम से अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। स्नान कराते समय शरीर के प्रत्येक हिस्से की सफाई करनी चाहिए। इसके पश्चात शुष्क वस्त्र, तौलिया आदि से रगड़कर उस भाग में इकट्ठे मल को हटा देना चाहिए। स्नान कराते समय संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करना चाहिए। किसी प्रकार की लालिमा होने पर चिकित्सक को सूचना देना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर शैय्यावरण होने की संभावना अधिक रहती है। शैय्यावरण किसको कहते हैं? कि रोगी एक जगह लेटा लेटा और उसके कमर में वर्ण घाव बन जाते हैं, ठीक है, वो उसको आप शैय्यावरण बोलते हैं। घर्षण वाले प्रदेश, कक्षा प्रदेश व सघन प्रदेश में नमी के कारण शैय्यावरण बनने की अधिक संभावना रहती है। ठीक है नहीं?
कक्षा प्रदेश मतलब काख, अब काख बोला नहीं, ये कक्षा प्रदेश है, जंगन यानी जंघा, ये प्रदेश नमी के कारण। अतः उस भाग पर सुब्रा, बालसुदा, बोरिक पाउडर लगा देना चाहिए। यह मेडिसिन का नाम है। अपने आयुर्वेद में सुब्रा किसको कहते हैं? फिटकड़ी को भून करके बनाते हैं, सुब्रा उसको बोलते हैं। सुब्रा मतलब फिटकड़ी। बालसुदा बैंगो नाम है, बालसुदा भी वो बोरिक पाउडर है। इन भागों पर तेल भी लगा देना चाहिए जिससे शुष्कता व विदीर्णता नहीं होवे। स्नान में कभी भी क्षार युक्त साबुनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केमिकल वगैरह जो साबुन है ना, वो प्रयोग न करें। चिकित्सक के निर्देशानुसार रोगी की सुविधा अनुसार शीतल व उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने से पूर्व क्षौरक्रम अंगुलियों के नाखून को अच्छी तरह से काट देना चाहिए। क्षौरक्रम किसको कहते हैं? दाढ़ी बनाने को। शरीर के ऊर्ध्व भाग, सिर आदि की सफाई के पश्चात निम्न भाग, हाथ पैर, उदर की सफाई करनी चाहिए। रोगी को स्नान करने के 1 घंटे पूर्व रोगी आहार नहीं करना चाहिए। स्नान करने के 1 घंटे पूर्व रोगी को आहार ग्रहण नहीं कराना चाहिए। ठीक है। स्नान कराने की सामग्री। स्नान कराने के लिए बाल्टी, मग, नैपकिन, तौलिया, चादर, डिटॉल, चिपरेट, साबुन, तेल, पाउडर, शैम्पू आदि सामग्री की लिए जाते हैं। स्नान कराने की विधि। परिचारक को अपने हाथ को ठीक प्रकार से धोकर चिकित्सक के निर्देश अनुसार शीतल व उष्ण जल का संयोजन करना चाहिए। गर्दन व वक्ष प्रदेश पर तौलिया लगा देना चाहिए। सबसे पहले सिर, चेहरा, गर्दन, भुजा, वक्ष, उदर, पैर को हल्के हाथ से रगड़कर धोना चाहिए। महीन कपड़े को जल में भिगोकर शरीर के इन भागों को रगड़कर साफ करना चाहिए। स्नान करने में 2 तौलियों का प्रयोग करना चाहिए। एक तौलिए से मुख प्रदेश साफ करना चाहिए, दूसरे से तौलिए से शरीर का अन्य भाग साफ करना चाहिए। अठो तो एक ही लगाओ आप तो सिर, मुंह से तो पूछ लिया, बाकी ये इसमें अलग बताया गया है। रोगी के साथ जो विसंकर मित जल में डुबोकर साफ करना चाहिए। अंगुलियों के मध्य लगे हुए मैल को कॉटन से रगड़कर, कॉटन किसको कहते हैं? रुई को रगड़कर साफ करना चाहिए। फिर तुलसी तौलिए से साफ करना चाहिए। स्नान कराने के पश्चात रोगी के अंग को चादर से ढक देना चाहिए। फिर अधो वस्त्र को पहनना देना चाहिए। अधो वस्त्र का मतलब होता है अंडरवियर, बनियान। ठीक है। हाँ, आर्द्रता वाले स्थान, कक्षा प्रदेश, जगन प्रदेश आदि पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को सैया पर सामान्य स्थिति में लेटा देना चाहिए तथा बिस्तर को व्यवस्थित कर देना चाहिए। रोगी द्वारा उपयोग किए गए वस्त्रों को धुलने के लिए उसके परिजनों को दे देना चाहिए। परिजन उसके मतलब है ना, हाँ, उसके घर वाले। स्नान कराने के बाद रोगी इतिवृत्त पत्रक में प्रक्रिया की तिथि, समय, प्रकार आदि का अंकन करना चाहिए। जो उसका वो होता है ना परिपत्र, रोगी का इतिहास लिखा जाए, इतिवृत्त बोलते हैं उसको, है। रोगी परिपत्रक आपको दिखाया ना पहले वो चार्ट में, उस चार्ट के अंदर उसमें ये भी लिखना चाहिए कि भी इतनी तारीख को इसने नहाया। हाँ, वो जो चीज अपन करा रहे हैं ना वो उसके अंदर लिख देना चाहिए। रोगी के पोषण संबंधी आवश्यकता। शरीर व स्वास्थ्य की आधारशिला अन्न है। जीवन की सफलता में भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक जीव का अन्न ही प्राण है। प्राण प्राण भृतानाम अन्नम। बिना अन्न के जीव के शरीर का अस्तित्व, वृद्धि तथा आरोग्य रह नहीं सकता। अन्न का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं पड़ता, अपितु मनुष्य के जीवन के विविध पक्षों, बुद्धि, मनोवृत्ति, स्वभाव आदि पर भी पड़ता है। अतः अन्न की आवश्यकता केवल सुविधा शांति के लिए, भौतिक कार्य के लिए नहीं है, मतलब पेट भरने के लिए नहीं है कि भाई आपने भूख मिट गई, अपितु व्यक्ति के सभी पक्षों को प्रभावित करने के लिए भी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आहार संबंधी वैज्ञानिक व पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, श्रेयस्कर है। यह ज्ञान उसे न केवल स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करती है, अपितु स्वास्थ्य की दृष्टि से विविध खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्यों, न्यूट्रिटिव वैल्यूज, व्यक्तिक आवश्यकताओं, खाद्य पदार्थों का चयन, पाक विधियां आदि के विषय में भी पर्याप्त जानकारी लेता है। जिस प्रकार अपने शरीर का ज्ञान एक उपयोगी ज्ञान है, उसी प्रकार शरीर जिस पर निर्भर, पोषित और वर्धित होता है, उस आहार का वैज्ञानिक ज्ञान होना भी निर्विवाद उपयोगी है। वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए शरीर के बारे में भी क्या खाएं क्या नहीं खाएं।
हम्म। आचार्य चरक ने अन्न का महत्वपूर्ण बताते लिखा है कि अन्न वर्ण को निखारने वाला, सौंदर्य को बढ़ाने वाला, जीवन को देने वाला, प्रतिभा को देने वाला, सुख को बढ़ाने वाला, पुष्टिकर बल बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। अतः कोई पदार्थ जो अन्न मार्ग से ग्रहण किए जाने पर जीवन शक्ति से उत्पन्न करे, धातुओं का पोषण करे, उसकी रक्षा एवं क्षतिपूर्ति करे, जीवन की प्रक्रिया को संयमित करे तथा शरीर के महत्वपूर्ण अंशांशों की उत्पत्ति में सहायता हो, उसे आहार कहते हैं। मानव शरीर व व्याधि दोनों में आहार हितकर होता है। आहारम संभव वस्तु रोगाश्रार है मावा। स्वस्थ एवं रोगी दोनों व्यक्तियों के लिए भोजन की योजना, खाद्य पदार्थों का चयन, संग्रहण, निर्माण आदि पर आधारित पोषण होना चाहिए। पोषण से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा जीव अपने कार्यों, वृद्धि, अवयवों के नवीनीकरण के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करता है तथा उसका उपयोग करता है। आहार व पोषण संबंधी ज्ञान प्राप्त करने या प्रदान करने के कई लाभ हैं। इस ज्ञान से स्वयं, अपने परिवार व समाज के अन्य व्यक्तियों का स्वास्थ्य की दृष्टि से आहार व पोषण के प्रति उचित स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न होने में सहायता मिलती है। विविध खाद्य पदार्थों के उपयोग से उनके शरीर में होने वाला प्रभाव का ज्ञान होता है। उम्र, लिंग, ऋतु, स्वस्थ एवं अस्वस्थ अवस्थाओं के आधार पर पोषण का ज्ञान होता है। पोषण से शारीरिक व मानसिक विकास में सहायता मिलती है। पोषण के कार्य क्या है? सम्यक पोषण से शारीरिक व मानसिक वृद्धि होती है, विकास होता है, इसलिए वह स्वस्थ एवं आतुर दोनों के लिए हितकर है। रोगी या स्वस्थ, अन्न से ही शरीर का पोषण होता है। अतः अन्न के निम्नलिखित कार्य है। क्षतिपूर्ति, हमारा शरीर हमेशा निरंतर कार्य करता रहता है। जागृत अवस्था में इसके कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु सुप्तावस्था में ये दृष्टिगोचर नहीं होते। फिर भी शरीर के भीतर अवयवों द्वारा शारीरिक क्रियाएं होती रहती हैं, अतः शरीर को कभी भी आराम नहीं मिलता। निरंतर कार्य करते रहने से शरीर को बनाने वाली असंख्य कोशिकाएं नष्ट होती हैं। यदि निरंतर कोशिकाएं नष्ट होती हैं रहे, नवीन कोशिकाओं का निर्माण न हो, तो धीरे धीरे शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए शरीर के लिए शीर्यते इति शरीरम, तो नष्ट होता रहता है वह शरीर है कहा जाता है कि, परंतु ऐसा नहीं होता। नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो सम्यक पोषण से ही संभव है। अच्छा आहार विहार करेंगे तो ये जो कोशिकाएं हैं ये बढ़ती रहती है, और इस प्रकार क्षतिपूर्ति का महत्वपूर्ण कार्य भोजन द्वारा ही होता है। वृद्धिकरण, निषेचन, फर्टिलाइजेशन के पश्चात निषेचित द्रव्य फर्टिलाइज्ड ओवम का कोशिका विभाजन होकर शरीर की वृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो होता रहता है। यह माता के पोषण या अन्न से ही होता है। जो पेट में बच्चा होता है ना, माता जो भोजन करेगी वही उस बच्चे के अंदर जाएगा। जन्म के समय नवजात शिशु का भार लगभग 3.5 किलोग्राम होता है तथा लंबाई उसकी 55 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो, ये थोड़ा सा काम आएगा परीक्षा में। तथा धीरे धीरे भार व लंबाई व्यय के आधार पर बढ़ती रहती है। अतः पोषण के कारण ही शरीर की कोशिकाएं बढ़कर भार व लंबाई को बढ़ाती है। उष्णता जनन, स्वस्थ अवस्था में मनुष्य का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। बाह्य परिस्थितियों का इस तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भीषण ग्रीष्म शीतकाल में भी ये तापमान निश्चित ही रहता है। मेरा अपना शरीर को तापमान है ना, वो बराबर ही रहे, बाहर न चाहे कितना धूप पड़ा है, अग्नि हो चाहे की हो, तापमान रहे वो अपने शरीर का अंदर का तापमान का स्थिर बना रहना स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक स्थिति है। शरीर का तापमान स्थिर रखने वाला भोजन है। नहीं, जैसे भोजन करेंगे ना उसी हिसाब से वो तापमान रहेगा। सेवन किए गए भोजन में रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं तथा साथ साथ उष्णता तथा ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। शरीर के अंदर क्या है कि भोजन करने के बाद में रासायनिक क्रिया होती है, यही उष्णता शरीर को गर्म बनाए रखती है। परिणाम स्वरूप शरीर के विविध कार्य सुचारू रूप से संपादित होते रहते हैं। ऊर्जा उत्पादन, शरीर को निरंतर कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने का एकमात्र साधन पोषण या मुक्त आहार है। भोजन के उष्णता व ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है।
ऊष्मा का कुछ भाग ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अतः बिना समुचित आहार के व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। बिना उचित पथ्य व्यवस्था के रोगी की चिकित्सा सफल नहीं हो सकती। आहार द्रव्य एवं भोज्यावस्था। अब आहार द्रव्य क्या है, भोजन है, भोज्य क्या है? इसमें है कि पोषण की दृष्टि से आहार में 6 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना। इन्हें पोषण तत्व कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट कह दो, न्यूट्रिशन कह दो, कहते हैं। इन्हें आधुनिक भाषा में प्रोक्सिमल प्रिंसिपल कहते हैं ऑफ फूड, प्रोक्सिमल प्रिंसिपल्स फूड ऑफ फूड। वस्तुतः इनका वर्गीकरण पोषक तत्वों एवं शरीर क्रियात्मक प्रभावों की दृष्टि से किया जाता है। ये 6 तत्व निम्नलिखित हैं। 6 तत्व कौन से हैं? हाँ, तो ये हिंदी में नाम याद रखोगे या इंग्लिश में याद नाम रखोगे, ये याद रखना जरूरी है। जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, जीवनी तत्व, जल। ये तो हिंदी में नाम है, और इसके अंदर इंग्लिश में ये है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड शुगर। वसा के अंदर है फैट, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स। प्रोटीन में आएगा, खनिज पदार्थ में आएगा मिनरल्स, जीवनी तत्व है विटामिन, और जल का वाटर। ये 6 चीज है, ये भोजन के तत्व है, ये याद रखना, अंडरलाइन कर लो इसको। शरीर में इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। शरीर संचालन हेतु जीवनी शक्ति तथा उष्मा की प्राप्ति कार्बोज व वसा से होती है। ठीक है, कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, और वसा शरीर के अंगों, उत्तकों व कोशिकाओं का निर्माण, वृद्धि व क्षतिपूर्ति प्रोटीन व खनिज पदार्थों से होता है। ठीक है, शरीर की जीवनी क्रियाओं का नियमन तथा हार्मोन्स की क्रिया विटामिन और खनिज व जल से होता है। कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज, ठीक है, ये तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत है जो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। यह 25-25% ऊर्जा देता है। प्रोटीन की कमी होने पर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को देने से उनकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। कमी, यदि इसकी उपवास से समय, मतलब आप जो व्रत रखा नहीं, उस समय 15% कमी हो जाए तो ऐसी अवस्था में कीटोसिस हो सकती है। ये कोई बीमारी है कीटोसिस। अधिकता, इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से भार अधिक हो जाता है। मेदो रोग, मधुमेह, गैलेक्टिसीमिया तथा अतिसार आदि व्याधियां हो जाती हैं। वसा, यह ऊर्जा का सबसे सांद्र द्रव्य है, स्रोत है। इससे कार्बोज की अपेक्षा 2 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। फैट है ना, वो कार्बोहाइड्रेट की 2 गुनी ऊर्जा मिलती है उससे। यह विटामिन ए, डी, ई व के अवशोषण में आवश्यक है। यह भोजन को सुस्वाद व तृप्तिकर बनाता है तथा शरीर में एडिपोज टिश्यूज में जमा हो जाता है। व्रत में यह ऊर्जा के सुरक्षित कोष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कमी, इसकी कमी से शरीर में रुक्षता, त्वचा की परतों का फट जाना तथा फ्राइनोडर्मा नामक व्याधि होती है। ये चर्म रोग है। ये अधिकता, इसकी अधिकता से शरीर का भार आवश्यकता से अधिक हो जाता है। इसके कारण स्थूलता, मेदोवृद्धि, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है, मधुमेह व हृदय रोग आदि हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्या है, ये वसा की वजह से बताया है। आजकल क्या है कि जैसे ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाते हैं ना, तो डॉक्टर सलाह देता है कि भी आप घी, तेल वगैरह ये वो सावधान मत खाओगे। प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन का कार्य शरीर की वृद्धि एवं नष्ट हुए ऊतकों का पुनर्निर्माण, रक्त, एंजाइम्स व हार्मोन्स का निर्माण करना है। जबर व क्षीणता उत्पन्न करने वाली व्याधियों में प्रोटीन की अधिक मात्रा लेनी पड़ती है। कमी, प्रोटीन की कमी से मांस क्षय, सर्वांगीण शोथ व कृष्ण आदि हो जाती है। अधिकता, इसकी अधिकता से फेनाइल कीटोन्यूरिया, मेप्रिल सीरम, यूरिन डिजीज, प्रोटीन फीवर आदि व्याधियां हो जाती है। व्याधियों के कारण प्रोटीन की कमी बहुत शीघ्रता से होती है, जो कि प्रोटीन बहुल आहार देने पर भी नहीं रुकती। यह विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेटिक हार्मोन्स की अधिकता से होती है, जैसे कार्बोलिक हार्मोन से की अधिकता से होती है, जैसे एड्रेनलिन, प्रोटोसिनोन, ग्लाइकोजन आदि में। परंतु व्याधि से ठीक होते ही प्रोटॉन की कमी पूरी हो जाती है। खनिज पदार्थ में है मिनरल्स,
शरीर में खनिज तत्वों का बहुत महत्व है, इसकी संख्या लगभग 24 है। खनिज द्रव्य के कितने हैं? 24, जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक आदि हैं। ये ध्यान रख लेना, ये अंडरलाइन कर लेना इसको, खनिज पदार्थ कितने होते हैं। इनकी आवश्यकता मुख्य रूप से दंत व अस्थियों के निर्माण में काम आता है। ये मांसपेशियों के लिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, नाड़ियों में संवेदना को वहन करने के लिए, रक्त के निर्माण में, कुछ हार्मोन्स के निर्माण में तथा कुछ एंजाइम्स के निर्माण में होती हैं। विटामिन्स विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील है वाटर सोल्यूबल, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल। क्या लिखा है? विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। विटामिन ई के है विटामिन ए। स्रोत कौन सा है विटामिन ए का? घी, दूध, अंडा, लीवर, हरी सब्जियां, गाजर, ये विटामिन ए मिलता है इसमें। आवश्यकता 1423 यूनिट डे प्रतिदिन। कार्य क्या है इसका? एपिथेलियल टिश्यूज की वृद्धि, स्वास्थ्य के लिए हितकर, नेत्रों में रोडोप्सिन बनाने में, अस्थियों के विकास के लिए आवश्यकता है। इसकी कमी से रतौंधी बोलते हैं ना अपने, प्रकाश की प्रति असह्यता, जीरोक्थेसिलीमिया, केराटोमेलेशिया, त्वचा में रुक्षता का होना जाना है, ये बीमारी के नाम है सब ये। इसकी अधिकता से क्षुधानाश, त्वचा में रुक्षता, वृद्धि में कमी, यकृत व प्लीहा में वृद्धि, अस्थियों में शोथ व वेदना होती है। बस थोड़ा सा रहा है, फिर उसके बाद में फिर विटामिन ए स्रोत है लीवर, मांस, दूध, अनाज, अंकुरित बीज। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग नाम होता है। ठीक है, ये जो बीमारियां है ना, इनके आप ध्यान रखना कि बेरी बेरी नाम का रोग किस प्रोटीन विटामिन की कमी से क्या होता है। मात्रा बच्चों के लिए 10 mg प्रतिदिन, वयस्कों के लिए 50 mg प्रतिदिन। विटामिन बी 12, रिबोफ्लाविन। स्रोत दूध, मक्खन, लीवर, मांस, अंडा, मछली, हरी सब्जियां। कमी इसकी कमी से मुखपाक, किलोसिस, ग्लाइसाइटिस व कर्निया में नई रक्त वाहिनियां बन जाती हैं। मात्रा 0.6 mg प्रतिदिन। विटामिन B6। स्रोत है मांस, लीवर, वृक्क, मटर, सोयाबीन। इसकी कमी से बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन व शरीर में ऐंठन होती है। विटामिन B12 साइनोक्विलामिन, इसका शोषण अंत्र में होता है। कैल्शियम का इंट्रिंसिक फैक्टर इसके शोषण के लिए आवश्यक है। अस्थि व मज्जा में रक्त कणों के विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है। स्रोत मांस, मछली, दूध, अंडा। इसकी कमी से क्या लिखे है? परनीलियोसिस, एनीमिया। हाँ, एनीमिया हो जाता है इससे, स्रोत से मांस है इसकी कमी से। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। कार्य कोशिकाओं के अंदर विभिन्न तत्वों के धारण करना, लोह तत्व के अवशोषण में सहायता करना। स्रोत आंवला, नींबू, टमाटर, संतरा आदि फल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग नाम हो जाता है, जिससे दंत अवेष्टों में रक्तस्राव होता है। ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे घाव भरने में विलंब होता है। मात्रा 25-25 mg प्रतिदिन। विटामिन डी, कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण का नियमन करना। स्क्रीम में एल्कलाइन फॉस्फेट के स्तर को बनाए रखना, जिससे अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट जमा होता रहे। स्रोत है दूध, कार्ड, लीवर ऑयल, सूर्य का प्रकाश। कमी के कारण इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स मतलब हड्डियों का रोग है ये। वयस्कों में अस्थियां मृदु व टेढ़ी हो जाती है। विटामिन ई टोकोफेरोल कार्य है कोशिकाओं की वृद्धि करना, कोशिकाओं की झिल्ली को बनाए रखना। स्रोत है अंकुर बीज, दालें, हरे पत्तेदार सब्जियां। इसकी कमी से रक्त कणों से टूटने की रक्तता हो जाती है। विटामिन के कार्य यह रक्त जमने के लिए आवश्यक है। जैसे किसी का खून बह रहा है ना, भाई चोट लगने से और है, या नासों में, कानों में खून लग जाता है, उसमें विटामिन के दिया जाता है। तो हरी सब्जियां। इसकी कमी से रक्तस्राव होता है। जल वाटर कार्य
शरीर की कोशिकाओं को आकार प्रदान करता है, विभिन्न पोषक तत्वों को घोलकर विलायक का कार्य करता है, पोषण पदार्थों का वहन करना है, स्रोत जल एवं सभी भोज्य पदार्थ, कमी इसकी कमी से रुक्षता, मूत्राल्पता, रक्त में यूरिया की वृद्धि होती है, अधिकता इसकी अधिकता से ऐंठन के साथ पीड़ा तथा शोथ हो जाता है। जल की मात्रा अधिक होने से हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे रक्त परिभ्रमण संस्थान ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में विकृति होकर मृत्यु हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है उसमें। ठीक है, ओके। फिर आगे नेक्स्ट में फिर पढ़ेंगे। हाँ।